अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस। और हम टैक्स दोस्ती वीडियोस में आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी देख रहे हैं और टैक्स दोस्ती .com पेज पे भी आप देख रहे हैं। ये जो टॉपिक है इसका ताल्लुक है एक रीसेंट फाइनेंस एक्ट 2022 में टैक्स लगाया गया है जो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में एसेट्स होंगे जून 30 2022 को भी, और फिर हर साल जो आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करेंगे उसमें जो एसेट्स होंगे उन एसेट्स को बेसिकली टैक्स लॉ में कैपिटल एसेट कहा जाता है। और उन एसेट्स को होल्ड करने पर डीम्ड इनकम का मतलब है कि अज्यूम किया जाएगा कि वो एसेट्स जो आपने हो सकता है किराए पे ना दी हो वगैरह वगैरह, लेकिन जो है उनसे आपको फ़ायदा हुआ है तो उन पे टैक्स लग गया। तो ये जो न्यूज़ है हम बिज़नेस रिकॉर्डर की है, और वो जो टैक्स का सेक्शन ऐड हुआ है उसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। और जैसे हमने अपने कमिंग सून वाली वीडियो में बताया था कि रिट पिटिशन जो है वो 19 जुलाई 2022 की है। इस वीडियो में हम आपको जो है इस तरीके से इस टॉपिक पर स्टेप बाय स्टेप जो है इस आर्टिकल की मदद से और उसके अलावा जो है कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से, जो जिसके लिए बहुत अच्छी वेबसाइट है pakistan.org/पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहाँ पे अप टू डेट कॉन्स्टिट्यूशन मेंटेन्ड है और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, उसके अमेंडमेंट्स, हर चीज़ जो है यहाँ पे गिवन है। और इसके हवाले से मैं आपको जो है ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कि टैक्स लॉ में सेक्शन क्या ऐड किया गया, और फिर उसके बाद जो है लाहौर हाई कोर्ट में जो है क्या कहते हैं किस पॉइंट को चैलेंज किया गया है। और उस पॉइंट को कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखते हैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना कि कॉन्स्टिट्यूशन की कम से कम वोकैबलरी और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। तो इस आर्टिकल में हम इंट्रोडक्शन में हम ये डिस्कस करेंगे। और ये जो आर्टिकल होगा ये आर्टिकल एक अपडेट है हमारे जो वेबसाइट है उस पर ब्लॉग पोस्ट है व्हाट एसेट्स मे और मे नॉट बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम कैपिटल एसेट टैक्स। तो बेसिकली सेक्शन 7E पे जब से वो इम्प्लीमेंट हुआ है 1 जुलाई से, तो 3 जुलाई से हमने आर्टिकल लिखा था जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट लिखा है कि आपकी जो वेल्थ स्टेटमेंट है उसके सारे एसेट्स की कैटेगरी हमने वहाँ लिस्ट की है। और आगे मैं एडवोकेट एंथनी विलियम्स मैंने अपने प्रोफेशनल ओपिनियन में लिखा है कि वो क्यों एग्जेम्प्ट हो सकती हैं या वो क्यों टैक्सेबल हो सकती हैं इस नए सेक्शन के तहत। तो ये इंट्रोडक्शन था। अब हम चलेंगे और देखेंगे कि ये जो सेक्शन ऐड हुआ है फाइनेंस एक्ट 2022 के तहत और सेक्शन 7E के तौर पे वो बेसिकली क्या कहता है, तो हम इस पर बात करेंगे। न्यूज़ रिपोर्ट भी कहती है कि अकॉर्डिंग टू फाइनेंस एक्ट 2022 फॉर टैक्स ईयर 2022, यानी टैक्स ईयर 2022 का मतलब ये है कि जो टैक्स ईयर 1 जुलाई 2021 को शुरू हुआ था और 30 जून 2022 को ख़त्म हुआ और अब उसकी टैक्स फाइलिंग हो रही है 30 सितंबर तक। इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप और एओपी बिजनेसेस ने अपने रिटर्न्स फाइल करनी है और 31 दिसंबर 2022 तक जो है कंपनीज ने करनी है। तो इस टैक्स ईयर में ही, यानी ये फाइनेंस एक्ट इंटरेस्टिंग इस तरह है कि नॉर्मली जब फाइनेंस एक्ट 2022 का मतलब होता है कि टैक्स ईयर 2023 के लिए जो 1 जुलाई 2022 से स्टार्ट हो गया उसमें जो चेंजेस वगैरह लाए हैं उसके हवाले से। लेकिन ये काफ़ी देर बाद पहला फाइनेंस एक्ट है जिसमें जो है प्रीवियस टैक्स ईयर को भी चेंज किया जा रहा है। और क्या चेंज किया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि जी टैक्स ईयर 2022 में और फिर ऑनवर्ड्स यानी 23-24 में अ टैक्स शैल बी इम्पोज्ड एट द रेट स्पेसिफाइड इन डिवीजन 8C ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। ये जो फर्स्ट शेड्यूल है वो इसमें सारे रेट्स हैं जो आप जो है चाहे वो विद होल्डिंग हैं, चाहे वो एडवांस रेट्स हैं या वो नॉर्मल टैक्स रेट्स हैं। तो वो कह रहे हैं कि एक टैक्स जो है शैल बी इम्पोज्ड
रेट्स जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पे रेट जो दिया हुआ है वो है 20%। अब वो 20% कैसे उसकी आगे कैलकुलेशन होगी उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि अभी सेक्शन 7E को पहले सेक्शन 7E को समझें, जिसका टाइटल भी है टैक्स ऑन डीम्ड इनकम। तो ये इंसर्ट हुआ है फाइनेंस एक्ट की तरफ से, और ये कह रहा है कि जी 20% जो रेट है, इस जुमले की जगह आप 20% कर लें, एक टैक्स 20% के रेट से ऑन इनकम स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनरी। यानी कि स्टार्ट वो इस तरह करता है कि एक टैक्स लगाया जाएगा 20% के हिसाब से, और वो लगाया जाएगा उस इनकम पे जो इस सेक्शन में बयान की गई है। और वो इनकम क्या है, पहले इनकम को समझ लें। सबसे पहली बात है कि नॉन रेजिडेंट्स के लिए ये नहीं है, ये रेजिडेंट्स के लिए, क्योंकि नॉन रेजिडेंट लोगों को वेल्थ स्टेटमेंट फाइल नहीं करनी होती है। और मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि ये बात मैंने और टैक्स दोस्ती की टीम में तनवीर ने और हमारी टीम ने मेरा ख्याल है 500 दफ़ा जो है वो नॉन रेजिडेंट लोगों को बताई होगी कि सेक्शन 1162 के तहत सिर्फ रेजिडेंट लोग ही अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फ़ाइल करते हैं। नॉन रेजिडेंट लोग सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, और वो भी अगर उनकी पाकिस्तान सोर्स इनकम हो या उन्होंने फाइलर बनना हो। तो ये कहता है कि रेजिडेंट पर्सन। अच्छा, अब रेजिडेंट पर्सन में जो है कंपनी भी आती है, इंडिविजुअल भी आता है, लेकिन एसेट्स जो हैं वो सिर्फ इंडिविजुअल्स डिक्लेयर करते हैं। इंडिविजुअल्स अपनी वेल्थ स्टेटमेंट बनाते हैं, उसमें आपने नोट किया होगा। और अगर आप हमारा ब्लॉग पोस्ट के ऊपर ये देख रहे हैं, तो ब्लॉग पोस्ट पर अगर आप ऊपर देखें तो ये पूरा सेक्शन जो है ना विद स्क्रीनशॉट्स एक्सप्लेन किया गया है कि वेल्थ स्टेटमेंट क्या है, उसमें कौन से टैक्सेबल हो सकते हैं, कौन से नॉन टैक्सेबल हो सकते हैं। तो रेजिडेंट पर्सन shall be treated to have derived as income chargeable to tax under this section an amount equal to 5% of the fair market value of capital asset situated in Pakistan held on the last date of tax year। तो बेसिकली ये सेक्शन है जो टैक्स लगा रहा है, ये वो इनकम है जो वो है। जो भी एसेट्स आप होल्ड कर रहे हैं पाकिस्तान में एक रेजिडेंट पर्सन, उन एसेट्स पर कंसिडर किया जाएगा कि उन एसेट्स की जो फेयर मार्केट वैल्यू है। और यहाँ फेयर मार्केट वैल्यू से मुराद अगर यहाँ एसेट से मुराद अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है तो फिर FBR वैल्यूज़ की बात हो रही है। अगर यहाँ मूवेबल एसेट्स की बात हो रही है जैसे कैश है, फर्नीचर है और चीज़ें, तो फिर वो डिपेंड करेगा। फेयर मार्केट वैल्यू डिफरेंट तरीक़ों से होती है, लेकिन सारी जो टैक्स लॉ में सेक्शन 68 में गिवन है और जो एसेट्स वाले चैप्टर में इनकम टैक्स लॉ में गिवन है उस मुताबिक कैलकुलेट होगी। तो उनका जो 5% होगा, सपोज़ करें कि आपका एक एसेट है और वो 100 रुपये का आपने वेल्थ स्टेटमेंट में शो किया, उस पे उसकी फेयर मार्केट वैल्यू भी 100 रुपये है जिस पर आपने वहाँ शो किया। तो जो है सपोज़ करें वो गाड़ी आपकी, तो गाड़ी 100 रुपये की है, तो उस पर 5% जो है ना वो अंडर दिस सेक्शन एन अमाउंट इक्वल टू 5% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू जो है 5% उस पर कैलकुलेट किया जाएगा कि जी वो आपकी इनकम है। यानी सिर्फ किसी भी कैपिटल एसेट को, और इनकम टैक्स वेल्थ स्टेटमेंट में जितने भी आप एसेट शो करते हैं, एग्रीकल्चर से शुरू हो जाते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट्स, बैंक बिजनेस कैपिटल, उसके अलावा पर्सनल आइटम्स, अदर एसेट्स, कैश वगैरह, वो सारे कैपिटल एसेट्स में शामिल हैं। और उन कैपिटल एसेट्स के 5% के हिसाब से जो है आप उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो आपकी इनकम कंसिडर होगी। उस पे जब 20% लगेगा तो वो आ जाएगा टेक्निकली 1%, यानी 1 रुपये। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि 20% टैक्स लगेगा और वो उस इनकम पे लगेगा जो इस अगले जुमले में या अगले सब सेक्शन में बताएगी। और वो क्या है, वो ये है कि एक रेजिडेंट पर्सन के कंसिडर किया जाएगा कि उसके पास जो कैपिटल एसेट्स हैं साल के आखिरी दिन पे जो वो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में शो करता है और वो पाकिस्तान में हैं, वो जो है क्या कहते हैं उन पर 5% ऑफ मार्केट वैल्यू पहले कैलकुलेट की जाएगी, क्या उनकी इनकम पहले कैलकुलेट की जाएगी। तो 100 रुपये का अगर एसेट है तो उस पर 5% का मतलब है 5 रुपये। 5 रुपीज़ पे जब आप 20% टैक्स लगाएंगे तो 1 रुपये जो है ना टैक्स बन जाएगा। तो इनकम 5 रुपये हुई,
उस एसेट, कैपिटल एसेट, उससे मुराद के जो कैपिटल एसेट है उसकी वैल्यू हुई, कैपिटल एसेट की वैल्यू 100 रुपये हुई मेरे एग्जांपल में, उस पर 5% जो है इनकम कानून कह रहा है। वैसे वो हो सकता है प्लॉट हो, खाली प्लॉट पड़ा हो, या वो कंस्ट्रक्टेड वो हो, होम हो या कंस्ट्रक्टेड प्लेस हो और वो किराए पे आपने ना दी हो, वो फ्लैट हो, कुछ भी हो, और वो जो है अभी हम देखेंगे एसेट्स की लिस्ट, लेकिन वो जो चीज़ भी कैपिटल एसेट है, इसी तरह आपके गाड़ी है, बिजनेस कैपिटल है, और चीज़ें हैं, तो ये जो है इन सारी चीज़ों की फेयर मार्केट वैल्यू ली जाएगी 100 रुपये। फिर उन पर उस फेयर मार्केट वैल्यू का 5% अज्यूम किया जाएगा कि इससे आपको पूरे साल में 5% का फ़ायदा हो गया, इनकम का बेनिफिट हो गया है, वो टैक्स लॉ में इनकम कंसिडर होगी। अब उसके बाद जो है उस 5% पे 20% टैक्स रेट लग रहा है, तो 1 रुपये कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है, और ये मैं मशवरा वैसे भी देना चाहूँगा लोगों को, कि जब भी आप कोई भी, मतलब टैक्स कंसल्टेंट्स भी और आप भी एज टैक्स पेयर, क्योंकि आपको पता है टैक्स दोस्ती ब्रांड में हम इनकरेज करना चाहते हैं कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन सब चीज़ों की, और इस तरह के वाइटल जो सेक्शंस आते हैं, क्योंकि इसमें एक हार्डशिप ये है कि वो लोग जिन्होंने एसेट्स अपनी सैलरी से या बिज़नेस करते रहे हैं और उन्होंने अपने वेल्थ में अच्छे एसेट्स बना लिए, एक तो वो लोग हैं जिनके मिनिमम एसेट्स हैं, घर है उनके पास और एक बैंक अकाउंट हो गया उनका, थोड़ा कैपिटल हो गया उनका, और एक गाड़ी होगी, तो मिनिमम चीज़ें हैं, वो तो इसमें नहीं आएंगे। लेकिन वो लोग जिनके जो है एसेट्स ज़्यादा हैं, उनको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए कि उन्होंने अपनी टैक्स ईयर 2022 की वेल्थ स्टेटमेंट कैसे फ़ाइल करनी है, और आगे भी उन्होंने फिर जो ट्रांजैक्शंस करनी है उसके टैक्स इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। क्योंकि अभी तक जब आप ख़ास तौर पे इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल एंड बाय करते थे तब कैपिटल गेन होता था, तब आपसे एडवांस टैक्स 236C 236K पर जो है विदहोल्ड किया जाता था। अब वो कह रहे हैं कि आप चूँकि कैपिटल एसेट्स को, और याद रखें मैं यहाँ पे सिर्फ इमूवेबल की बात नहीं कर रहा, मैं मूवेबल की भी बात कर रहा हूँ, और ये बात आज इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि बहुत सारी जो है, और इसमें शबर जैदी साहब भी, जिनकी यहाँ फ़ोटो भी लगी है, इन्होंने भी बहुत आर्टिकल्स लिखे हैं कि ये जो है ये सेक्शन कानून में चैलेंज हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट इसको ओवरटर्न कर देंगे। लेकिन मैं यहाँ पे ऑल्टरनेटिव व्यू भी दूंगा, क्योंकि टैक्स पेयर अगर ये सोचेगा यार ये वाला टैक्स तो मैंने पे नहीं करना, और बाद में 2, 3, 4 साल बाद फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का ख़ास तौर पे कि नहीं ये टैक्स ठीक है, तो फिर जो है टैक्स वालों के पास एक ओपन फील्ड हो जाएगी, और जिसको हम FBR हरासमेंट कहते हैं, और उस पर हमने बहुत सारी वीडियोस भी बनाई हैं। वो फिर सबको घेर के लोगों को, और चूँकि सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है तो वो उस मुताबिक जो है वो तंग करेंगे। तो क्यों ना आप पहले से प्लान कर लें, और ये तो जो है आपके कंसल्टेंट पे डिपेंड करेगा और आप पे डिपेंड करेगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या मतलब लेते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो मैंने पहला पॉइंट आपको बताया कि टैक्स तो इस तरह कैलकुलेट हो गया। अब इसके अंदर 2-3 चीज़ें, एक तो इनकम का एस्पेक्ट है कि इनकम कंसिडर की जा रही है डीम्ड इनकम। ये वर्ड आप बहुत देख रहे होंगे कि जी डीम्ड इनकम जो है वो यहाँ पे टाइटल में भी है, डीम्ड इनकम, टैक्स ऑन डीम्ड इनकम इसका टाइटल भी है। तो डीम्ड इनकम का मतलब है कि एक इनकम जो कानून के मुताबिक आपने कमा ली है। तो सबसे पहले तो इनकम को यहाँ पे जो है ये जो इनकम कहा गया है कि जी चूँकि आप होल्ड कर रहे हैं इन कैपिटल एसेट्स को, तो आपको इनकम हुई है, इसको चैलेंज किया जाएगा, और ये लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज हो गया, जैसे ये आर्टिकल आप देख रहे हैं। और इस ब्लॉग पोस्ट पे जहाँ भी इस टॉपिक सेक्शन 7E से रिलेटेड न्यूज़ आर्टिकल्स और लेटेस्ट अपडेट्स आएंगी, हम इस ब्लॉग पोस्ट पर टैक्स दोस्ती के इसको लगाते रहेंगे, तो आपको बस एक ही जगह पे ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो एक तो इनकम के एस्पेक्ट पे ये चैलेंज होगा लीगली। दूसरा कैपिटल एसेट कौन सी चीज़ है कौन सी चीज़ नहीं है उस पे ये चैलेंज होगा। तीसरा ये चैलेंज होगा कि आया ये, और इस पे शबर जैदी साहब ने भी और डॉक्टर इकरामुल हक मेरे उस्ताद जो हैं उन्होंने
आर्टिकल्स वगैरह लिखना शुरू कर दिए हैं, और पहले से वो लोग तो डॉक्टर ग्रामर तो पहले से इस टॉपिक पे आर्टिकल्स लिख रहे थे। और कैपिटल एसेट क्या है क्या नहीं है, तो तीसरी चीज़ जो है कि आया पार्लियामेंट जो है कॉम्पिटेंट थी, यानी मैं आज आपको दिखाऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में बाउंड्रीज दी हुई हैं कि फेडरल गवर्नमेंट क्या टैक्स कर सकती है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या टैक्स कर सकती है। ठीक है जी। तो उस हवाले से इन 3-4 चीज़ों पे, और मैं यहाँ एक चौथा पॉइंट ऐड कर दूँ कि ये फंडामेंटल राइट्स पे भी चैलेंज होना चाहिए, और उसकी वजह ये है कि ये, अब सपोज़ करें कि एक शख्स है, उस 62 इयर्स का है, उसने रिटायरमेंट ले ली है और उसके पास मल्टीपल एसेट्स हैं जो कैपिटल एसेट्स का हिस्सा बनते हैं, और उनकी फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो करोड़ों में है, तो लाखों रुपए उसको टैक्स देना पड़ जाएगा, जबकि उसकी एक्चुअल इनकम तो पेंशन इनकम हो गई। हो सकता है उसने कुछ 1-2 प्रॉपर्टीज़ किराए पे दी हों, कुछ जगहों पे इन्वेस्टमेंट्स की हों, तो उसकी जो ओवरऑल इनकम आ रही हो और उस पर जो टैक्स का बर्डन लगाया जा रहा है जस्ट बिकॉज के वो, और ख़ास तौर पे वो प्रॉपर्टीज़ भी होल्ड कर रहा हो अपने नाम पे जो उसके बच्चों की है, जो वो उनको देगा, या उसके बहन भाइयों की है, और किसी भी साल जो है आपके नाम पर मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, तो वो अनफेयर बर्डन जो आएगा वो फंडामेंटल राइट्स की भी जो है वायलेशन है। एक शख्स को उतना ही टैक्स करना चाहिए जितनी उसकी अर्निंग कैपेसिटी है, चाहे वो आर्टिकल 3 की बात हो रही है या वो फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है, जो अभी हम देखेंगे। तो इस तरीके से ये 3-4 मेजर लीगल कंसर्न्स हैं जो मेरे से भी आप सुनते रहेंगे और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी एज एडवोकेट सुनते रहेंगे। तो यहाँ पे अब आपके पास सिनेरियो आ गया कि आपकी वेल्थ स्टेटमेंट आइटम्स हैं, और अगर ब्लॉग पोस्ट में आपने ऊपर देख लिया तो वेल्थ स्टेटमेंट के हमने एक टेबल भी बनाया हुआ है ब्लॉग पोस्ट पे, उस पर हर एक आइटम जैसे एग्रीकल्चर लैंड, फिर कमर्शियल, फिर बिजनेस कैपिटल, फिर इक्विपमेंट, फिर एनिमल्स, तो हर चीज़ जो है वो है। अब इसी सेक्शन के अंदर उन्होंने कुछ एक्सक्लूजन्स भी दी हुई हैं, यानी कुछ उन्होंने कहा हुआ है कि ये चीज़ें इस यहाँ जो कैपिटल एसेट की बात हो रही है उसमें ये वाले कैपिटल एसेट शामिल नहीं होंगे। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये भी कैपिटल एसेट्स हैं, लेकिन इनको एक्सक्लूड कर दिया गया है इस सेक्शन की टैक्स से, यानी इन आइटम्स पे 20% टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि जो पहले बात है, जो इनकम इनसे आएगी, डीम्ड इनकम इनसे आएगी 5% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, उस पर 20% टैक्स नहीं लगेगा। तो वो क्या आइटम्स हैं? सबसे पहले तो चॉइस उन्होंने दिया है कि 1 कैपिटल एसेट ओन्ड बाय रेजिडेंट पर्सन। जैसे जोंग जब आए थे तो उन्होंने कहा था 1 नंबर फॉर लाइफ फ्री है आपको, तो इसी तरह वो कह रहे हैं कि एक कैपिटल एसेट जो है ओन्ड बाय द रेजिडेंट पर्सन, यानी वो किसी भी कैपिटल एसेट को कह सकते हैं कि जी ये वो कैपिटल एसेट है जो मैं एक्सक्लूड इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे एक कैपिटल एसेट ओन्ड बाय द रेजिडेंट, ये रेजिडेंशियल उसकी जिसमें वो रह रहा हो, या वो ये कोई और भी हो सकता है। ये इनिशियली रेजिडेंशियल ही था, लेकिन फिर इसको उन्होंने चेंज कर दिया 1 कैपिटल एसेट ओन्ड बाय, यानी कि कोई भी मैंने आपको कहा ना वेल्थ स्टेटमेंट में जितने भी आइटम्स हैं ऊपर से लेकर नीचे तक वो सब कैपिटल एसेट्स ही हैं, और उसकी डेफिनेशन में आते हैं इंक्लूडिंग इमूवेबल, मूवेबल, और उसमें शेयर्स भी आते हैं, सारी चीज़ें आती हैं। तो एक तो सपोज़ करें आप कहते हैं जिस घर में मैं रह रहा हूँ वो माइनस कर दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि सेल्फ ओन्ड बिजनेस प्रेमिस फ्रॉम वेयर द बिजनेस इज कैरिड आउट बाय द पर्सन अपेयरिंग ऑन द एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। तो ये दूसरा आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में आइटम है जो आप जो है क्या कहते हैं कह सकते हैं कि ये जी कैपिटल एसेट वो नहीं है। अच्छा, अब जो है इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो बिज़नेस एसेट्स हैं वो इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आते हैं। इनकम टैक्स के अंदर जो इनकम फ्रॉम बिजनेस है उसके हेड एसेट्स और लाइबिलिटीज़। तो जैसे जैसे मैं भी आपको वीडियो में बात करता रहूँगा, आप भी ये वीडियोस देखते रहेंगे और डिस्कस करते रहेंगे, तो बड़ी सारी चीज़ें सामने आएंगी। यानी कि ये वो सारे एसेट्स हैं जो एक्सक्लूड हो गए, यानी इन पर टैक्स नहीं लगेगा। तो अगर इनको डिफ़ाइन करना पड़ेगा
कि आपके पास जो एसेट है वो जो है वो सेल्फ ओन्ड बिजनेस प्रेमिस में आता है, और उसके साथ कुछ कंडीशंस भी हैं। ऐसा बिजनेस प्रेमिस हो जो आप फ्रॉम वेयर द बिजनेस इज कैरिड आउट बाय द पर्सनस, यानी वो बंदा जिसकी वेल्थ स्टेटमेंट है वो कारोबार वहाँ से कर रहा है और वो बिज़नेस टैक्स पेयर लिस्ट पर आ रहा है। इसका मतलब है कि एक तो आपने एफबीआर में अपना बिज़नेस रजिस्टर भी किया है, अगर इंडिविजुअल है तो अपने ही आईआरएस के अकाउंट में किया हुआ है, अगर एओपी है तो अलग से इसका आईआरएस पोर्टल लिया है, कंपनी है तो इसका अलग से आईआरएस का लॉगिन लिया हुआ है। और एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर जब भी आप एक्टिव बने, वो नहीं मैटर करता कि साल के शुरू में ही है तो ये कोई भी सेल्फ ओन बिजनेस प्रेमिस तब इस कैपिटल एसेट में से निकलेगा। अब आपके पास दो सेल्फ ओन बिजनेस प्रेमिसेस हैं, एक एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा है, तो जो नॉन एक्टिव है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ली जाएगी। सपोज करें 500 रुपये आ जाती है, उसका 5% लिया जाएगा, 25 रुपये आ जाएगा। उसका 20% कैलकुलेट करेंगे तो 5 रुपये टैक्स आपको जो इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर कंप्यूटेशन वाला खाना है उसके अंदर एक लाइन एंट्री एंटर होगी है कि टैक्स पेबल या टैक्स पेड अंडर सेक्शन 7E। तो ये खुद से आप कैलकुलेट करके वहाँ करेंगे और फिर कैलकुलेट का बटन दबाएंगे तो मैं भी शायद आईआरएस भी अपनी कुछ कैलकुलेशंस करें। आगे चलते हैं, ये दो आपको एसेट्स पता चल गए। इस वक्त हम 7E को डिफ़ाइन कर रहे हैं क्योंकि ये जो ब्लॉग पोस्ट है ये है लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज हो गया। तो क्या चीज़ चैलेंज हुई है उसके हिसाब से सेक्शन को देख रहे हैं। सेल्फ ओन्ड एग्रीकल्चर लैंड, और इसमें भी कंडीशंस हैं, मतलब आपके नाम पे तो है इसलिए तो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में शो हो रही है, लेकिन वेयर एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज कैरिड आउट बाय पर्सनस एक्सक्लूडिंग फार्म हाउसेज एंड लैंड्स एनेक्स देयर टू। तो फार्म हाउसेज तो हर हाल में जो है वो टैक्सेबल हो गए और वही फिर फेयर मार्केट वैल्यू का 5% उसकी इनकम बनेगी, उसका 20% उस पर टैक्स लगेगा। तो सेल्फ ओन्ड एग्रीकल्चर लैंड हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि उस पर आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी कैरी आउट ना करें। इस सारे का प्रूफ देना, और ये वो चीज़ें हैं जो फोकस इनकम टैक्स रिटर्न से रिमूव कर रही हैं और वेल्थ स्टेटमेंट पे लेके जा रही हैं। और बहुत सारे हमारे रेजिडेंट भी और नॉन रेजिडेंट लोगों को यही प्रॉब्लम है कि जो सेक्शन 122 है, चाहे 122(5) है, 122(5)(a) है और 122(9) का नोटिस आता है, उसमें फोकस वेल्थ स्टेटमेंट होती है। और बहुत सारे नॉन प्रोफेशनल टैक्स प्रोफेशनल्स भी वेल्थ स्टेटमेंट की तरफ परवाह नहीं करते। तो वो लोग जो साल हर साल टैक्स फाइलर हैं उनको भी इस दफ़ा 2020 की रिटर्न फाइल करते हुए आइटम बाय आइटम अपने प्रोफेशनल टैक्स प्रोफेशनल के साथ बैठ के ये डिस्कस करना है, वरना ये होगा कि ये चीज़ निकल जाएगी और फिर जब सिस्टम में वो शो होगी तो आपको नोटिस आ जाएगा। और चूँकि लाखों से कम की तो वैल्यू की नॉर्मली एसेट्स होते ही नहीं हैं, तो काफ़ी सारा टैक्स बन जाएगा और फिर जो है ना एफबीआर वालों को टैक्स हरासमेंट का मौका मिल जाएगा। इसके बाद जो है ना वो कह रहे हैं, एक कैटेगरी उन्होंने बनाई है कि जो शहीद लोग हैं या जो डिपेंडेंट्स हैं शहीद के, पाकिस्तान एयर फोर्सेस के, उनको जो अलॉट हुए और उनको जो अलॉट हुए जो शहीद या उनके डिपेंडेंट्स को अलॉट हुए हैं उनकी बात हो रही है, वो भी इस टैक्स के स्कोप से इसलिए बाहर निकल गए क्योंकि उनको इस सेक्शन के मुताबिक जो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन दी गई है उससे बाहर निकाल दिया गया है यहाँ पे ये क्लॉज डी के तहत। और याद रखें कि अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में दो कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन होगी है, एक सेक्शन 7E में है और एक है सेक्शन 37 में जो कैपिटल गेंस का है। और दोनों जो है इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो सेक्शन 7E वाली भी टैक्स चार्जिंग सेक्शन है और जो 37 वाला है वो भी कैपिटल एसेट को डिफ़ाइन कर रहा है, ताकि उसी सेक्शन 37 में जो कैपिटल गेंस की कैलकुलेशन है उसके लिए वो कैपिटल एसेट जो है ना को डिफ़ाइन कर रहा है, तो वो वहाँ एक तरह से चार्जिंग सेक्शन है मेरे ख्याल से। तो अब इन दोनों के अंदर भी डिफरेंस है, मतलब वहाँ जो कैपिटल एसेट डिफ़ाइन किया गया है उसकी डेफिनेशन इस डेफिनेशन से फ़र्क है। तो यहाँ जो मकसद है वो इसकी डेफिनेशन उस हिसाब से, वहाँ जो मकसद है, तो इनको आपस में भी कंपेयर करना होगा। और आगे जाके ब्लॉग पोस्ट में हम एक टेबल बनाएंगे जहाँ पे टैक्स ईयर 2022 के हिसाब से और टैक्स ईयर 2023 के हिसाब से जो है हम कैपिटल एसेट की डेफिनेशन सेक्शन 7E की
और सेक्शन 37 दोनों की देंगे। अच्छा जी, अब वो कहता है, और ये कैटेगरी है कि पर्सन डिपेंडेंट हु डाइज ड्यूरिंग पाकिस्तान आर्म सर्विसेज या फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो ये आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, वॉर वुंडेड पर्सन को भी ये फैसिलिटी हासिल है कि वो जो उसको कैपिटल एसेट मिलेगा, ज़रूरी नहीं है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी मिले, कोई और कैपिटल, तो वो इससे होगा। इसी तरह एक्स सर्विसमैन, आर्म फोर्सेस, जिनके पास ड्यूली सर्टिफाइड अलॉटमेंट लेटर होगा, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना जी। तो ये डी में उन्होंने फिर 1 2 3 4 ऑप्शंस दिए हैं, और ये उन कैपिटल एसेट्स की बात हो रही है जो चाहे नेचर में मूवेबल हो या इमूवेबल हो, लेकिन चूँकि मिल इन लोगों को रहे हैं फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के मुख्तलिफ सिनेरियोज़ के, वॉर वुंडेड है, एक्समैन हैं और शहीद हैं, उनके डिपेंडेंट। फिर आगे चलते हैं। अब एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम विच इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर ऑर्डिनेंस एंड टैक्स लेवीबल इज पेड देयरफॉर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपका कोई भी ऐसा एसेट जो आपने वेल्थ स्टेटमेंट में शो किया, अब मैं 3 एग्जांपल्स ले लेता हूँ। एक ले लेता हूँ आपका घर जो आपने रेंट पे दिया है, और वो रेंट आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंडर शो भी कर रहे हैं, और उस पर जो टैक्स डिडक्ट हुआ है या जो टैक्स बना है आयरस में वो आप पे भी कर रहे हैं, तो वो भी इस कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से निकल जाएगा। यानी इससे मुराद वो कैपिटल एसेट जिस पर टैक्स लगना है 20% उसकी डीम्ड इनकम पे। तो इसका मतलब है कि वो प्लॉट भी या वो घर भी निकल गया जो आपने किराए पे दिया हुआ है। अब हम आ जाते हैं कि जो आपने बैंक में इन्वेस्ट किया हुआ है वो भी कैपिटल एसेट है, जो आपका फिक्स डिपॉजिट है, सेविंग सर्टिफिकेट है, डॉलर अकाउंट है, वो भी कैपिटल एसेट है। उस पर टैक्स डिडक्ट हो रहा है क्योंकि आपको प्रॉफिट मिल रहा है, उसके ऊपर जो प्रॉफिट मिल रहा है उस पर टैक्स डिडक्ट हो रहा है। तो मेरे प्रोफेशनल ओपिनियन में वो प्रॉपर्टी भी जो है, जैसे घर के ऊपर रेंट मिल रहा है, तो इसी तरह अकाउंट के ऊपर भी आपको एक तरह से रेंट मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, जिसको प्रॉफिट ऑन डेट कहते हैं, तो वो भी आपके एक्सक्लूड हो जाएगा उस कैपिटल एसेट से। ये थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है ये रिफ़्रेश होती है क्योंकि इसमें एड्स भी हैं, बहुत कुछ है, तो इस वजह से ये जंप इसमें आती है। परेशान होने की बात नहीं है। हम बात करें कि ये जो उन्होंने एक्सक्लूजन डाली है, ये उन सारी चीज़ों के लिए इनकरेज करने के लिए है कि अगर आप अपने घर वगैरह या अपने कोई एसेट्स, कोई बैंक अकाउंट्स नहीं शो कर रहे थे। इसी तरह जो है वो कहता है एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम विच इनकम इज़ चार्जेबल टू, तो इसी तरह जो रेंट है वो भी इनकम है, प्रॉफिट ऑन डेट है। फिर और कोई सिनेरियो भी आ जाए तो उसका इनकम भी अगर आप डिक्लेयर करते हैं और उस पर आप टैक्स पे कर रहे हैं, तो वो भी जो है, वो प्रॉपर्टी भी जो है, प्रॉपर्टी से मुराद है कैपिटल एसेट, वो भी जो है इस सेक्शन के कैपिटल एसेट में नहीं आएगा, उस पर 7E का डीम्ड इनकम का टैक्स नहीं लगेगा। फिर वो कहता है कैपिटल एसेट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ एक्विजिशन वेयर टैक्स अंडर सेक्शन 236K हैज़ बीन पेड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सेक्शन 236K जो है वो जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसकी 3 कैटेगरीज हैं, ओपन प्लॉट्स, फाइल्स जिसमें शामिल है, दूसरा कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी और तीसरा फ्लैट्स, जब आप उनको ख़रीदते हैं तो आपसे, और टैक्स ईयर 2022 में तो 1% और 2% फाइलर नॉन फाइलर था, टैक्स ईयर 2023 में 2% फाइलर एट द टाइम ऑफ परचेज और 7% नॉन फाइलर एट द टाइम ऑफ परचेज करें। तो अगर आपके टैक्स ईयर 2022 में एक प्लॉट शो हो रहा है और ये आपका तीसरा चौथा प्लॉट है, लेकिन ये पहला साल है और उस पर टैक्स पे हो चुका है, तो वो भी पहले साल के लिए कैपिटल एसेट में नहीं आएगा। दूसरा साल अगर आपके पास रहेगा तो तब वो आ जाएगा। फिर वो कहते हैं वेयर द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट्स in aggregate excluding the capital asset mentioned in clause A, B, C, D, E and F does not exceed rupees 25 million, 2 करोड़ 50 लाख। ये जो G वाला सेक्शन है, इस पर मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आगे चल के हम अपने taxdosti.com पर जो टैक्स दोस्ती ब्लॉग है उस पर हमारा जो ब्लॉग पोस्ट है, व्हाट एसेट्स मे और मे नॉट बी इंक्लूडेड इन योर वेल्थ स्टेटमेंट, तो वहाँ पर एक टेबल या न्यूमेरिकल एग्जांपल बनाएंगे जहाँ पे हम ये जो ऊपर A, B, C, D ये सारे एसेट्स जो हैं, 1 कैपिटल एसेट, B, C, D, ये सारे जो है हम उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ डालेंगे। और वो कह रहा है
कि अगर आपके पास 10, सपोज करें आपके पास 4 कैपिटल एसेट्स हैं, उनमें से 2 तो इसकी वजह से एक्सक्लूड हो गए, बाकी 2 रह गए, और उन 2 की जो है फेयर मार्केट वैल्यू 2,50,00,000 से ज़्यादा नहीं है, तो वो भी, उन पे भी नहीं टैक्स लगेगा। इसका मतलब है कि अगर फेयरली बात की जाए तो बहुत सारे कैपिटल एसेट्स माइनस होने के बाद भी जो आपके पास एक्स्ट्रा कैपिटल एसेट्स रह जाएंगे वो, और वो 2,50,00,000 से ज़्यादा की मालियत के होंगे, तो फिर उन पर टैक्स लगेगा। यहाँ पे एक और बात भी इम्पोर्टेंट है कि आया 2,50,00,000 से जब ऊपर जाएंगे तो होगा, या फिर वो 2 करोड़ पे भी लगेगा। तो वर्डिंग पढ़ लेते, यहीं से हम अंदाज़ा लगाएंगे। वेयर द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट्स इन एग्रीगेट डज नॉट एक्सीड ₹25 मिलियन, ₹25 मिलियन, 2,50,00,000 से सारे बाकी एसेट्स, इन एसेट्स को छोड़ के जो ABCD में दिए हुए हैं, आपके जो बाकी वेल्थ स्टेटमेंट में जो एसेट्स रह जाएंगे, कैपिटल एसेट्स रह जाएंगे, उनको जब आप जमा करेंगे तो जो है 2,50,00,000 से जो कम होंगे उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब ये है कि इस बात का ये मतलब है कि जब उससे ऊपर की वैल्यू पे जाएंगे, जो इससे ऊपर की वैल्यू पे जाएंगे, एक्सक्यूज़ मी, तो फिर जो है ना उस पर टैक्स लगेगा। तो अब देखना ये है, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, जैसे जैसे कानून अभी तो ये आया सेक्शन, और पाकिस्तान में अभी तक तो ये प्रॉब्लम था कि जब टैक्स रिटर्न्स फाइल की जाती थी, यानी अभी भी जब टैक्स ईयर 2022 की रिटर्न सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर 2022 में जाके लोग जागेंगे, अच्छा यार ये सेक्शन आया है, अब क्या करना है। और नॉर्मली तो अगले साल तक लोग जागते थे, लेकिन ये चूँकि इसी साल लग गया तो लोग अब इस साल के एंड तक जागेंगे। लेकिन अब ये सवाल के 2 करोड़ से, तो अभी अज्यूम करते हैं कि 2,50,00,000 से ऊपर, क्योंकि ये भी तो एक ऐसा एसेट है, ये भी खुद से एक ऐसा एसेट है जिसके लिए आपको एग्जम्पशन दे रहे हैं। जैसे सैलरीड पर्सन 6 लाख तक अगर साल का कमाए तो वो टैक्स नहीं देता, तो इसी तरह उसके बाद वो जो कमाए उस पर टैक्स लगता है। तो इसको हम फ़िलहाल उसी सेक्शन में ले लेते हैं कि आपकी वो प्रॉपर्टीज़, इन सारी प्रॉपर्टीज़ को निकालने के बाद जो प्रॉपर्टीज़ रह जाएंगी उनकी कीमत लगाई जाएगी। अगर उनकी कीमत 2,50,00,000 से, उस वैल्यू पे नहीं जिस वैल्यू पे आपने वेल्थ स्टेटमेंट में लिखी है, बल्कि उस वैल्यू पे जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है। और मैंने आपको बताया फेयर मार्केट वैल्यू इमूवेबल प्रॉपर्टी की FBR वैल्यू उसके मुताबिक होती है, और मूवेबल प्रॉपर्टी में जैसे आपके डॉलर अकाउंट है तो वो भी 30 जून 2022 को जो भी डॉलर का रेट था, और डॉलर का रेट वैसे ही बढ़ गया, 30 जून को था वो 180 या 190, तो उस हिसाब से वो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी। और फिर इसी तरह और चीज़ें, अगर आपके पास गाड़ी थी तो उसकी मार्केट वैल्यू डिपेंडिंग के पहला साल है तो उसकी वैल्यू 10% डिप्रिशिएट हुई होगी, दूसरा साल है तो 20% उसकी वैल्यू कम करके आप कह सकते हैं ये इसकी फेयर मार्केट वैल्यू है। वो अलग बात है कि अगर एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो फिर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ये सब चीज़ें सब्जेक्टिव हैं, और इसमें जो टैक्स वाले हैं वो भी काफ़ी जो है ना सवाल जवाब करेंगे। तो आपने अपना केस अच्छा तैयार करना है, अपनी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी रखनी है, अपना टैक्स प्रोफेशनल अच्छा रखना है। और हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी जो चैलेंज है हम उस पर बात नहीं करें, हम इस सेक्शन को दोबारा से देख रहे हैं। कैपिटल एसेट ओन्ड बाय अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब ये जो कैटेगरी है ये गवर्नमेंट ने अपने ही जो वो हैं उनको कह दिया है कि उनके पास अगर ऐसे एसेट्स हों तो वो भी एक्सक्लूड हो जाए। फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर है कि और कौन से कैटेगरी ऑफ एसेट्स को इन और आउट करे। और जो मैं आपको डेफिनेशन बता रहा था कैपिटल एसेट की, वो इस सेक्शन में 7E में डिफरेंट है, और सेक्शन 37 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में डिफरेंट है। तो कहता है कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। इसका मतलब है सब कुछ हेल्ड बाय अ पर्सन। ये ज़रूरी है कि ओनरशिप आपकी होनी चाहिए, वेदर और नॉट कनेक्टेड विद अ बिजनेस। ये ज़रूरी नहीं है कि वो बिजनेस रिलेटेड हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर वो बिजनेस रिलेटेड होंगे तो उनको इस सेक्शन में नहीं कैपिटल एसेट काउंट किया जाएगा, क्योंकि अभी आप देख लेंगे कि उनको एक्सक्लूड किया गया है यहाँ मज़ीद, यानी इस डेफिनेशन के अंदर भी कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड किया गया, और ऊपर भी जो टैक्स लगाने का स्कोप है उसमें भी बहुत सारे
कैपिटल एसेट्स को कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से निकाल दिया गया। तो कह रहे हैं कि वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस बट डज नॉट इंक्लूड स्टॉक इन ट्रेड, यानी जितना भी आपके पास स्टॉक है जो आप कस्टमर को बेचते हैं वो कैपिटल एसेट नहीं है इस सेक्शन के लिए। कंज्यूमेबल स्टोर्स और रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, तो वो सारा जो बिजनेस में जिस तरह स्टेशनरी होती है, प्रिंटेड मटेरियल होता है, उसकी बात हो रही है। एनी शेयर्स, अब एनी शेयर्स का मतलब है कि कोई भी कंपनी के शेयर्स जो आप होल्ड करें पर्सनल कैपेसिटी में भी, वो भी आउट हो गए, यानी उनको कैपिटल एसेट में नहीं शामिल किया जाएगा। तो ऊपर ये जो एक्सक्लूजन्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसके अलावा भी अब ये 9 स्टॉक इन ट्रेड, 10 कंज्यूमेबल स्टोर्स, फिर शेयर्स 11 स्टॉक्स और सिक्योरिटीज़। तो फिर अब आप सिक्योरिटीज़ में ये सेविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह आ जाते हैं, स्टॉक में भी इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। अब ये चीज़ें डेफिनेटली इनकी टेक्निकल डेफिनेशंस हैं, और आप जो जिस किस्म की भी इन्वेस्टमेंट होल्ड करें, सकू बॉन्ड्स हो सकते हैं वगैरह, वो सब आपने चेक करने हैं, आपके कंसल्टेंट ने चेक करने कि वो वाकई में स्टॉक्स एंड सिक्योरिटी में आते हैं, तो वो भी कैपिटल एसेट में नहीं आएंगे। एनी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू विद द पर्सन इज इंटाइटल्ड टू अ डेप्रिसिएशन डिडक्शन अंडर सेक्शन 22 और अमोर्टाइजेशन डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, यानी बिजनेस के फिक्स्ड एसेट्स, बिजनेस की बिल्डिंग, आपकी मशीनरी, उस सारे पे टैक्स डेप्रिसिएशन भी आपको अलाउड है। उसके अलावा आपका ट्रेडमार्क, इंटेंजिबल एसेट्स, वो सब भी, गुडविल वगैरह, तो वो भी कैपिटल एसेट नहीं होंगे। और एनी मूवेबल एसेट नॉट मेंशन्ड। अच्छा, अब ये जो है ना अखबार है चूँकि, और हम फाइनेंस एक्ट में भी जो चेंज, जो फाइनेंस एक्ट में 7E है उसकी भी वीडियो बनाएंगे। मकसद ये होगा कि वहाँ पे एग्जैक्ट वर्डिंग पे मज़ीद बात करें। ये तो हम एक नॉर्मल तरीके से बात करें ताकि आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हो जाए। थोड़ी और टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारा दूसरा ब्लॉग है कंप्लीट टैक्स कॉमेंट्री ऑन फाइनेंस एक्ट 2022, उसके अंदर हर एक सेक्शन का अलग वीडियो बना हुआ है, और हर वीडियो के अंदर जिस तरह अभी आप इस वक्त इंट्रोडक्शन टू सेक्शन 7E का पोर्शन देख रहे हैं, अगर यूट्यूब पे भी देख रहे हैं या वेबसाइट पे भी देख रहे हैं, तो टाइम स्टैम्प्स भी बने हुए हैं, चैप्टर्स भी बने हुए हैं, तो आप अपने मतलब के टॉपिक या टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक्स हैं उस पर जा सकते हैं। तो अभी तो हम डिफ़ाइन करें 7E को, दोबारा भी फाइनेंस एक्ट के तहत भी करेंगे, फिर जो सर्कुलर आया है FBR का, उसके तहत भी दोबारा 7E को करेंगे। तो मल्टीपल टाइम्स करेंगे ताकि हमें क्लैरिटी हो कि सेक्शन है क्या, क्योंकि आगे चल के एक तो इसको टैक्स पेयर्स ने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में इसके मुताबिक वेल्थ स्टेटमेंट बनानी है, और टैक्स कंसल्टेंट्स और फिर एडवोकेट्स, लॉयर्स ने इसको हाई कोर्ट में, जैसे लाहौर हाई कोर्ट में अभी ये केस चल रहा है, इसको फाइट करना है। तो यहाँ मैं कह रहा था कि एनी मूवेबल एसेट नॉट मेंशन्ड में ये जुमला इसने थोड़ा सा गलत लिखा है। एनी मूवेबल एसेट को लिख दिया गया है, वहाँ पे हम देखेंगे कि एनी मूवेबल एसेट नॉट कवर्ड इन ABC, ये ऊपर की कैटेगरी में। तो मेरे हिसाब से ये बिजनेस मूवेबल एसेट की बात कर रहा है, पर्सनल मूवेबल एसेट की बात नहीं कर रहा। तो पर्सनल मूवेबल एसेट जैसे आपकी गाड़ी हो गई, या कैश हो गया, घर का सामान हो गया, ये चीज़ें कैपिटल एसेट, इस कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में शामिल है। तो इस पर फिर आगे भी बहस हो सकती है। वो कहता है और फार्म हाउस मीन्स, और फार्म हाउस को भी डिफ़ाइन किया गया कि एक हाउस है जिसकी मिनिमम एरिया जो है 2000 स्क्वायर यार्ड्स है, और मिनिमम कवर्ड एरिया जो है 2000 है, और 5000 स्क्वायर फीट जो है उसका मिनिमम कवर्ड एरिया, यानी जो कंस्ट्रक्टेड एरिया 5000 स्क्वायर फीट पर, और 2000 स्क्वायर यार्ड्स जो बड़ा होता है उस पर वो कंस्ट्रक्टेड है एज ए सिंगल ड्वेलिंग यूनिट विद और विदाउट एन एनेक्स्चर या एनेक्स्टी, provided that where there are more than one dwelling units in a compound and the average area of the compound is more than 2000 square yards for a dwelling unit, each of such dwelling unit shall be treated as। तो फिर ये भी है कि बहुत बड़ा फार्म हाउस हो तो उसके मल्टीपल होंगे, और इस फार्म हाउस की फेयर मार्केट वैल्यू ली जाएगी, यानी FBR वैल्यू, उसका 5% इस साल की इनकम कंसिडर होगी। हो सकता है आप स्टे एट होम हो और आपके नाम पे फार्म हाउस हो, तो ये ऑटोमेटिकली अब आपकी ये इनकम बन गई है, इसका 5% और उसका 20% जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा आपका टैक्स, और वो टैक्स आपको पे करना होगा। ये था सेक्शन 7E और इस इंट्रोडक्शन की
और हम बात कर रहे हैं कि इस टैक्स ऑन डीम्ड इनकम सेक्शन 7E को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। तो अब हम देखते हैं कि हाई कोर्ट में जो चैलेंज किया गया है उसका इंट्रोडक्शन के किन बेसिस पर इसको चैलेंज किया गया। वो कहता है, और लिखने वाले हैं सुहेल सरफराज, और अच्छा आर्टिकल उन्होंने लिखा है। द टैक्स imposed on deemed income through Finance Act 2022 for taxation of capital assets situated in Pakistan has been challenged in Lahore High Court. In this regard, Lahore High Court had issued notices to Attorney General of Pakistan, और hearing जो होगी उसकी next होगी 4 अगस्त 2022 को। तो बेसिकली इनिशली जो लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर इशू किया है, और हमारी जो प्रीवियस वीडियो है जिसमें कमिंग सून, जिसमें उसमें पिटिशन भी है, 2 पेजेस की रिट पिटिशन है, उसका नंबर वगैरह डेट वगैरह दी हुई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन में जो अंजुम आसिफ हैं उन्होंने वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने चैलेंज किया है और कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन की है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सेक्शन 7E जो है ना चैलेंज की है ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, यानी कि वो कह रहे हैं कि जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सेक्शन 7E इंक्लूड किया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बातें लिखी हैं। और मैं अभी आपको ये इंट्रोडक्शन जो है इस कोर्ट केस का या लाहौर हाई कोर्ट में जो चैलेंज है, इस केस के बाद मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन बताऊंगा, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स और 4th शेड्यूल की हम बात करेंगे, और फिर हम वापस आएंगे। और वो कहता है कि ऑन द प्रेमिस ऑफ लेजिस्लेटिव इनकॉम्पिटेंस ऑफ पार्लियामेंट टू इनेक्ट लॉ आउटसाइड द स्कोप ऑफ एंट्री 50 ऑफ फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ LHC से मुराद लाहौर हाई कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, सेक्शन 7E यानी टैक्स ऑन डीम्ड इनकम, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, फाइनेंस एक्ट 2022, लेजिस्लेटिव इनकॉम्पिटेंस ऑफ द पार्लियामेंट, और स्कोप ऑफ एंट्री नंबर 50 ऑफ फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट ऑफ 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारे हो सकते हैं आपके लिए एलियन टर्म्स हों, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दूंगा, इंट्रोडक्शन दूंगा कॉन्स्टिट्यूशन का, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं और 4th शेड्यूल है उसकी बात करेंगे। उसके बाद जब आप ये आर्टिकल पढ़ेंगे या इस वीडियो में मेरी बात सुनेंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगी कि क्या बात हो रही है। तो चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन करते हैं, जो हर पाकिस्तानी को वैसे तो याद होना चाहिए, पता होना चाहिए उसे। जी, तो ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, और जो इनको मेंटेन कर रहे हैं उनको हैट्स ऑफ कि वो उन्होंने अप टू डेट और बहुत ज़बरदस्त है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रेम्बियल है, इंट्रोडक्शन है, फिर फंडामेंटल राइट्स हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हमने सेक्शन 7 देखना है, जो बेसिकली पार्ट 2 है, फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। और यहाँ मैं फंडामेंटल राइट्स को अगर क्लिक करूँ तो ये मुझे सेक्शन 7, 8, 9, 10 बताएगा, तो रेलेवेंट मैं आपको बताऊँगा। डेफिनेशन ऑफ द स्टेट कहता है कि द स्टेट मीन्स फेडरल गवर्नमेंट, मजलिस शुरा पार्लियामेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल असेंबली एंड सच लोकल और अदर अथॉरिटीज़ इन पाकिस्तान। या नोट करें कि स्टेट में सब कुछ आ रहा है, फेडरल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, प्रोविंशियल, और ऐसे इदारे भी आ रहे हैं एज आर बाय लॉ एम्पावर्ड टू इम्पोज एनी टैक्स और सेस। तो बेसिकली स्टेट की पहचान ही है कि स्टेट ही सिर्फ जो है वो टैक्स या सेस लगा सकते हैं। टैक्स का मतलब होता है जो गवर्नमेंट का राइट है, जो आप उनके एक स्टेट में रहने का जो एक राइट है स्टेट का लगाने का टैक्स, और आपका पे करने का, क्योंकि आप एक स्टेट में रह रहे हैं, आप स्टेटलेस नहीं हैं, यानी आप पाकिस्तान के शहरी हैं, तो इस वजह तो वो टैक्स होता है। सेस कहते हैं फ़ी को, अगर गवर्नमेंट कोई सर्विस वगैरह दे तो उस सिलसिले में। तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्टेट कहते ही ऐसे इदारे को हैं या इदारों को जो आप पे टैक्स लगा सके। तो फेडरल गवर्नमेंट भी लगा सकती है, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है टैक्सेस को FBR के थ्रू, और बेसिकली पार्लियामेंट जो है बजट के थ्रू, और वैसे भी टैक्स लॉज बना सकती है, जैसे इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है। सर्विस टैक्स जो है वो प्रोविंशियल
असेंबलीज़ लगाती हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स उनको, जैसे PRA है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, सिंध रेवेन्यू बोर्ड, वो है, और भी ऐसे इदारे हैं जो टैक्स वगैरह लगाते हैं, और सेस कस्टम्स हैं वगैरह। तो ये तो सेक्शन 7 था। वापस चलते हैं। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स वगैरह है, प्रिंसिपल पॉलिसी है, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो आपका जो है ओवरऑल आपका स्ट्रक्चर है। उसमें प्रेसिडेंट आते हैं, उसमें गवर्नर है, उसमें पार्लियामेंट आती है, फेडरल गवर्नमेंट आती है, ये सारे आते हैं। अब आपके पास जब फेडरल गवर्नमेंट भी है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी हैं और प्रोविंशियल असेंबलीज़ भी हैं और पार्लियामेंट भी है, यानी नेशनल असेंबली और सेनेट भी है, और प्रोविंशियल पंजाब, प्रोविंशियल असेंबली सिंध, तो इनके दरमियान कानून बनाने की जो पावर है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो सेक्शन 141 और 142 को हम देखेंगे। ठीक है ना जी। तो स्टेट का मकसद बताना आपको था कि स्टेट में ये सारा कुछ शामिल है, और ये जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, स्पेशल पावर्स भी डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, और फिर इसके अलावा बजट के हवाले से फिर जुडिशरी है, जिसमें कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फेडरल शरीयत, फिर इलेक्शन कमीशन वगैरह, फिर और एरियाज़ भी हैं, और फिर शेड्यूल्स बने हुए हैं जिसमें 4th शेड्यूल डील करता है लेजिस्लेटिव लिस्ट से, और इस लिस्ट में जितने भी टॉपिक्स हैं उन पे हम देखेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट बना सकती है, यानी जो पार्लियामेंट है वो कवानीन बना सकती है, और जिन सेक्शंस, जिन चीज़ों का यहाँ, जिन टॉपिक्स का यहाँ पे जिक्र नहीं है, उन पर जो है ना प्रोविंसेस जो है ना कवानीन बना सकते हैं। तो सारी झगड़ा इसी बात का है। ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट जो है वो एक आपने सुने होगी 18वीं तरमीम यानी 18th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हुई थी अप्रैल 19, 2010 को, और वो मशहूर कई वजहों से हैं। एक वजह तो ये है कि ये वो सारी चेंजेस हैं जो 18वीं तरमीम ने आईने पाकिस्तान में की थी, और ये जो सेक्शन 63 है डिसक्वालिफिकेशन, और सेक्शन 63A है जो आजकल आपको बहुत कुछ सुन रहे हैं कि जो लोग डिफेक्ट करेंगे उनकी डिसक्वालिफिकेशन, तो ये सेक्शन 63A इंसर्ट हुआ था 18वीं तरमीम से। लेकिन हम यहाँ इसको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि जो 4th शेड्यूल में लेजिस्लेटिव लिस्ट मैंने आपको दिखाई थी उसमें भी कुछ चेंजेस हुई थी, और वो चेंजेस जो हैं 18वीं तरमीम ने की थी, और उसी पे सारा झगड़ा है जो अब लाहौर हाई कोर्ट में हो रहा है, और उसके बाद आगे चल के सुप्रीम कोर्ट में भी होगा। उसमें एंट्री नंबर 50 का आप जिक्र सुन रहे हैं, और उसके अंदर वो कह रहा है कि टैक्स के बाद ऑन कैपिटल गेंस का वर्ड ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह एंट्री 49 है जिसका इस टॉपिक से तो ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उसने जो सर्विस टैक्स का पावर है वो प्रोविंसेस को दी थी। तो ये 18वीं तरमीम थी जिसकी वजह से ये चेंजेस आई थी। और अब जब आर्टिकल में आप देखेंगे कि जी चैलेंज इसलिए हो रही है कि कुछ पावर्स चली गई हैं प्रोविंसेस के बाद टैक्स लगाने की, और कुछ पावर्स रह गई हैं फेडरल गवर्नमेंट के पास या फेडरल लेवल पे पार्लियामेंट के पास टैक्स लगाने की। तो वो सारा झगड़ा है, और फिर हम जो है ये 4th शेड्यूल में आएंगे और हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी जो एंट्रीज़ हैं। नॉर्मली एंट्री स्टार्ट होती है यहाँ से, एंट्री नंबर 47, टैक्सेस ऑफ इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। इसका मतलब है कि जो पार्लियामेंट है, नेशनल असेंबली और सेनेट, वो किसी भी इनकम पे, इनकम फ्रॉम बिजनेस, सैलरी, रेंटल इनकम पे, यहाँ पे वो डीम्ड इनकम के तहत सेक्शन 7E जो है एक्चुअली हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री नंबर 47 के तहत जो है वो टैक्स और इनकम लगा रहे हैं, वो डीम्ड इनकम कंसिडर कर रहे हैं। आपके जो एसेट्स आप होल्ड कर रहे हैं उनके ऊपर इनकम कंसिडर कर रहे हैं, तो वो इस एंट्री के तहत तो लगा सकते हैं, लेकिन वो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगा सकते। इसलिए पंजाब में, सिंध में प्रोविंसेस जो हैं वो एग्रीकल्चर इनकम कलेक्ट करती है। फिर टैक्सेस ऑन कॉर्पोरेशन है, तो फिर हम एंट्री नंबर 50 पे आएंगे जो कहेगा टैक्सेस ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स नॉट इंक्लूडेड टैक्सेस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये था इंट्रोडक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का। और अब हम आर्टिकल 7 अगर आप समझ गए तो अब हम आर्टिकल 141 और 142
2 पे बात करते हैं। जो आर्टिकल 141 है वो इस चैप्टर में है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर ये कि प्रोविंशियल असेंबली क्या किन टॉपिक्स पे जो है लोगों के फ़ायदे के लिए या अपनी हुकूमत चलाने के लिए या मल्टीपल रीजंस के लिए कानून बना सकती है, और नेशनल असेंबली किस पे कानून बना सकती है। तो कहते हैं कि जी मजलिस शुरा यानी पार्लियामेंट में मेक लॉज इंक्लूडिंग लॉज हैविंग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो वो जो है बना सकते हैं कानून, पार्लियामेंट जो है पूरे पाकिस्तान के लिए अगर कोई कानून बनाना हो तो वो बना सकते हैं, या किसी एक पार्ट के लिए जो प्रोविंस का हिस्सा नहीं है। और प्रोविंसेस जो हैं वो अपने प्रोविंस के लिए बना सकते हैं, पंजाब सिर्फ अपने पंजाब के लिए बनाएगा, और किसी पार्ट यानी लाहौर के लिए अगर उसने बनाना हो तो वो लाहौर के लिए भी बना सकता है, ज़रूरी नहीं कि पूरे पंजाब के लिए उसे बनाना हो। और इसी तरह सब्जेक्ट मैटर ये है कि पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, यानी जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में अभी आपको दिखाने लगा हूँ उसमें जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं उस पर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पार्लियामेंट बना सकती है। बाकी क्रिमिनल लॉ के हवाले से दोनों बना सकते हैं, पार्लियामेंट और प्रोविंशियल असेंबलीज़। और प्रोविंशियल असेंबलीज़ शैल नॉट हैव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर नॉट इन्यूमरेटेड, ये वो कह रहा है, ठीक है ना जी। अब प्रोविंस शैल एंड अ मजलिस पार्लियामेंट शैल नॉट, ये पाबंदी कर रहा है कि अगर फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में कोई चीज़ मेंशन नहीं है, कोई मैटर मेंशन नहीं है, कोई टॉपिक मेंशन नहीं है, फॉर एग्जांपल स्कूलिंग, एजुकेशन, हेल्थ, उसमें मेंशन नहीं है, तो उस पर फिर प्रोविंशियल असेंबली अपने लोगों के लिए लॉज बनाएगी, ना कि पार्लियामेंट। और ऐसा कोई एरिया जो प्रोविंस में नहीं आता, जैसे इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है, वो किसी प्रोविंस का हिस्सा नहीं है, वो पाकिस्तान का कैपिटल है, उसके लिए कवानीन पार्लियामेंट नहीं बनाने, उसके लिए कोई असेंबली नहीं बनाएगी। तो ये थे वो राज, ये थे वो बातें सेक्शन 1 आर्टिकल 141 और 142 जो पावर देती हैं कि जी कानून बनाए। चलें जी हम फिर कानून बनाते हैं। हम जाते हैं डायरेक्ट एंट्री नंबर 50 पे, टैक्सेस ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स। इसका मतलब है ये टॉपिक, यानी कैपिटल वैल्यू कहते हैं कि जिस वैल्यू पर आपने ख़रीदी थी या जिस वैल्यू पर आप कोई चीज़ बेच सकते। गाड़ी अगर आपने 10 लाख की ख़रीदी थी, अभी इसकी मार्केट 7 लाख की है, तो ये इसकी कैपिटल वैल्यू है, ठीक है। तो 7 लाख पे आप बेच सकते हैं। तो जो भी वैल्यू उस वक्त की होगी या जो वैल्यू टैक्स वाले वो कानून कंसिडर करेगा उस पर लगा सकते हैं टैक्सेस, कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स। नोट करें यहाँ एसेट का वर्ड यूज़ हुआ है। एसेट्स में मूवेबल एसेट्स भी आते हैं और इमूवेबल एसेट्स भी आते हैं, फिक्स्ड भी, नॉन फिक्स, सारे एसेट्स। तो इस एंट्री को पढ़ के तो लगता है कि फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी प्लॉट, कंस्ट्रक्टेड एरिया, फ्लैट्स और इस तरह की जितनी भी चीज़ें उसकी जो कैपिटल वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, उस पर टैक्स लगा सकती है। लेकिन आगे लिखा हुआ है नॉट इंक्लूडिंग टैक्सेस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि एसेट्स पे लगा सकता है लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है, एसेट्स में इमूवेबल प्रॉपर्टी जितनी भी होगी उस पर ये टैक्स नहीं लगा सकता। तो इस पर फिर कौन टैक्स लगा सकता है? इस पर प्रोविंसेस लगा सकते हैं। और इसी बात को बेस बना के लाहौर हाई कोर्ट किया गया है। और अब मैं आपके सामने ये आर्टिकल रखता हूँ। इस आर्टिकल में अब हम कंक्लूड करेंगे कि लाहौर हाई कोर्ट ने ये जो पटिशन दायर की है अंजुम आसिफ ने या अंजुम अली ने, उसको एक्सेप्ट कर लिया, यानी उस पर कोई टेक्निकल या लीगल प्रॉब्लम्स उन्हें नज़र नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि लग रहा है कि जो इनकम टैक्स लॉ में जो सेक्शन आया है उसकी लेजिस्लेटिव इनकॉम्पिटेंस है, यानी कि जो एंट्री नंबर 50 है फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में, अब आप देख चुके हैं 4th शेड्यूल में जो लिस्ट है उसके अंदर जो एंट्री नंबर 50 आ रही है वो ये कह रही है कि फेडरल गवर्नमेंट कैपिटल वैल्यू पे टैक्स लगा सकता है लेकिन सिर्फ मूवेबल एसेट्स पे, इमूवेबल एसेट्स पे नहीं। तो इस पॉइंट पर किया। और फंडामेंटल ऑब्जेक्शन ये है कि ये जो सेक्शन 7E ऐड हुआ है ये पिथ एंड सब्सटेंस जो है इसका है
उसका ताल्लुक है इस सेक्शन का। और ये बात बड़े गौर से समझें, पिथ एंड सब्सटेंस जो एक टेक्निकल वर्ड है, मैं इसको बिल्कुल सिंपल करके समझा रहा हूँ आपको कि सेक्शन 7E का ताल्लुक कैपिटल एसेट से नहीं है बल्कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से ताल्लुक है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर जो है उन्होंने जो है टैक्स लगा दिया, नाम उसका डीम्ड इनकम रखा है। यानी कह ये रहे हैं कि जी जो एसेट आपके पास पड़ा है उसको हम अज्यूम करेंगे कि आपने उससे इनकम कमाई है और वो 5% है उसके फेयर वैल्यू की, और उसका 20% हम आपसे टैक्स के तौर पे ले रहे हैं। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। तो जो फंडामेंटल ऑब्जेक्शन है वो ये है कि ये बेसिकली टैक्स है इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स होता है, जैसे वेल्थ टैक्स होता है, टू विच द पार्लियामेंट का मतलब हो गया नेशनल असेंबली और सेनेट, इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू मेक लॉज। और अब आप समझ गए कि इनकॉम्पिटेंस कहाँ से निकल रही है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि एंट्री नंबर 50 में लिखा है कि फेडरल गवर्नमेंट किसका चीज़ पर टैक्स लगा सकता है। चूँकि वहाँ पे लिखा हुआ है नॉट इंक्लूडेड टैक्सेस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो जो है क्या कहते हैं वो फिर फेडरल गवर्नमेंट नहीं, प्रोविंशियल असेंबली जो है कानून बना सकती है, और वो प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह की सूरत में उन्होंने बनाया हुआ। ये अखबार कह रहा है, ये जनरल थिंकिंग है स्टॉक मार्केट में। एंड पे मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दूंगा, क्योंकि ये चीज़ इवॉल्व होगी तो इसमें डिफरेंट एंगल्स देखना ज़रूरी है। और इस वीडियो को अगर आप इतनी देर तक देख रहे हैं तो मकसद यही है कि आप जानना चाहते हैं कि इसका हल क्या होगा आगे, अभी टैक्स देना है नहीं देना, कैसे करना है, तो इसका जवाब मैं आखिर में दूंगा। तो ये बात हो रहा है कि पार्लियामेंट इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू मेक लॉज आफ्टर द 18th अमेंडमेंट। अगर 18th अमेंडमेंट ना ही होती, वो ना जुमला ना हटाया होता, तो फिर जो है वो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। वेयर आफ्टर द ओनली प्रोविजनल लेजिस्लेचर का मतलब है पंजाब की असेंबली, सिंध की, केपी की, बलूचिस्तान के। द पिटिशनर सेड दैट द टैक्स वॉज इम्पोज्ड इन ल्यू ऑफ होल्डिंग और ओनिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी कि पिटिशनर कह रहे हैं कि टैक्स इसलिए लगाया जा रहा है कि मैं होल्ड कर रहा हूँ और उसको इनकम कंसिडर किया जा रहा है, जबकि होल्ड करने पे कैपिटल एसेट के उस पर टैक्स नहीं होना चाहिए, विच इज़ इन फैक्ट इन लॉ एन अटेम्प्ट टू हुडविंग द मैंडेट ऑफ एंट्री नंबर 50। यानी एंट्री नंबर 50 के बरक्स जाया जा रहा है, जहाँ लिखा हुआ है कि वो कैपिटल वैल्यू पे टैक्सेस ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स नॉट इंक्लूडिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी। When asked, counsel submit the tax in question is not classified or covered under the head capital gain। ठीक है जी, यानी वो कह रहा है कि ना तो ये कैपिटल गेन है, ये इनकम, क्योंकि कैपिटल गेन तब होता है जब आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचते हैं, जिस टाइम बेचते हैं और उस ट्रांजैक्शन में जो एक्सेस प्रॉफिट आप कमाते हैं कॉस्ट के ऊपर, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट का डिफरेंस, उसको कैपिटल गेन कहते हैं। तो बेच तो आप रहे नहीं, 30 जून 2022 को वो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट का हिस्सा है, आप इसके ओनर हैं। वो कहते हैं एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन कैटेगरीज भी जो है वो भी डिस्क्रिमिनेटरी है, और ये भी फंडामेंटल लॉज की फंडामेंटल जो राइट है कि टैक्स डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए और डिस्क्रिमिनेशन लोगों के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। आप देख रहे हैं जी, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ है 7E सेक्शन। हम आपको यूट्यूब चैनल पे भी बता रहे हैं, और अपने जो taxdosti.com वेबसाइट है उस पर हमारा जो ब्लॉग पोस्ट है, व्हाट एसेट्स मे और मे नॉट बी इंक्लूडेड इन योर वेल्थ स्टेटमेंट। क्योंकि मैं एक काउंटर आर्ग्यूमेंट पेश कर रहा हूँ, सब लोग कह रहे हैं जी ये टैक्स हट जाएगा और कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, तो मैं उसका ऑल्टरनेटिव, हम इस पूरे ब्लॉग पोस्ट में कोशिश कर रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव व्यू बताएं कि लॉ इस तरह से उसकी वर्डिंग हुई है कि मैं भी शायद उनको मौका मिल जाए मुख्तलिफ एसेट्स पे टैक्स लगाने का, डिस्पाइट ये जो प्रॉब्लम्स हैं। यानी प्रॉब्लम ये है कि कैपिटल एसेट की डेफिनेशन क्या है, इनकम की डेफिनेशन में आया ये फॉल करता है कि नहीं, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है कि नहीं पार्लियामेंट के पास, उसके अलावा जो है फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वायलेट हो रहे, ये सारा कुछ इसमें हो रहा है। यानी एक ही फिल्म के अंदर रोमांस भी है, सस्पेंस भी है, थ्रिलर भी है, मर्डर भी है, सब कुछ है। तो इस वक्त आप देख रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट में जो फैसला हुआ है उस पर न्यूज़ आर्टिकल क्या कह रहा है। तो ये फंडामेंटल राइट्स और डिस्क्रिमिनेटरी नेचर का भी है, ये भी एक इसका चैलेंज है। क्वेश्चंस प्लीडेड प्रीमा फेसा कॉल्स फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ एंट्री नंबर 50 ऑफ फोर्थ शेड्यूल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्शन 7E। यानी कि उन्होंने कहा है कि जी अब
वंस एंड फॉर ऑल एंट्री नंबर 50 को, जो कहता है टैक्सेस ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स नॉट इंक्लूडिंग टैक्सेस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी को लाहौर हाई कोर्ट डिफ़ाइन करे कि इससे क्या मुराद है, इसमें हर वर्ड को डिफ़ाइन करे। टैक्सेस से क्या मुराद है, कैपिटल वैल्यू से क्या मुराद है, कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स से क्या मुराद है, एसेट्स में कौन कौन से एसेट्स पहले तो आते हैं, और फिर नॉट इंक्लूडिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि देखिए ना इमूवेबल प्रॉपर्टी उसका एक सबसेट है, या उसमें से कितनी चीज़ें इमूवेबल प्रॉपर्टी के तौर पे निकल जाएंगी। नॉर्मली इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं उस चीज़ों को जो ज़मीन में गाड़ी जाए, जैसे प्लॉट हो गया, उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्टेड घर होता है, प्लाजा होता है, वो भी उसके साथ गाड़ा होता है। इसी तरह और इंस्टॉलेशन जो उसमें की होती हैं जो निकाली नहीं जा सकती, या निकालेंगे तो उनकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी उसको कहते हैं। उसके अलावा अगर फर्नीचर है वो है तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो फर्नीचर की वैल्यू अगर आपने डिक्लेयर की है हाउस होल्ड इफेक्ट्स में या पर्सनल आइटम्स, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल आइटम्स वगैरह का तो जिक्र नहीं है। हाँ, जिक्र ऊपर हमने किया था अभी कि मूवेबल एसेट्स नहीं है, लेकिन वो का लाहौर हाई कोर्ट से कह रहा हूँ। लाहौर हाई कोर्ट जब करेगा तो फिर पुराने जितने सुप्रीम कोर्ट के उसके अपने और हाई कोर्ट्स के फ़ैसले हैं, इंडिया में जो फ़ैसले हुए हैं सिमिलर, टैक्स एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, डॉक्टर इकरामुल हक वगैरह की तरह, उसके अलावा जो इस वक्त जो सारी सिचुएशन चल रही है, जिस तरह से ये लॉ वर्डिंग इसकी हुई है, सारे को देख के, और जो दोनों पार्टीज़ पटिशनर और डिफेंडेंट अपने अपने उसमें करेंगे, और जो टैक्स दोस्ती आपको बताएगा अभी वीडियो के आखिर में, वो सारी बातों को जहन में रखते हुए करेंगे। अच्छा जी, लाहौर हाई कोर्ट ऑर्डर्ड दैट सिंस सब्सटेंशियल क्वेश्चंस एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ इन्वॉल्व, तो अटर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, यानी कि जो वकील है, और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो अटर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। यहाँ पे उसका जिक्र है अटर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का, और वो वकील होता है, और वो आके कहेगा कि जी ये एंट्री नंबर 50 गवर्नमेंट के हिसाब से इसकी ये इंटरप्रिटेशन है, और केस की हेयरिंग होगी 4 अगस्त, और ये केस अब चलेगा कुछ अरसे तक, होपफुली इसका फ़ैसला आ जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट फेमस है टैक्स पेयर के फेवर में वो देने के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है, लॉ के मुताबिक ही वो फ़ैसला करते हैं, लेकिन उसमें अक्सर टैक्स पेयर का फ़ायदा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है सोचती नहीं है कि वो जो है जो लॉ लगा रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, या वो उसको कलेक्शन या और उस पर एस्पेक्ट्स होते हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स होते हैं। अब वो कह रहे हैं फाइनेंस एक्ट 2000 हैज़ क्लैरिफाइड दैट द टैक्स ऑन डीम्ड इनकम वुड बी एप्लीकेबल फॉर, ये भी बिल्कुल उसमें क्लियर लिखा है। फिर डेफिनेशन है जिसके लिए आपने बहुत डिटेल में देखा था, और ये फिर आर्टिकल कंप्लीट होता है, ठीक है जी। और लाहौर हाई कोर्ट की बड़ी अच्छी बिल्डिंग है। तो मैं जो हूँ आपके सामने वो अब कंक्लूजन रखता हूँ टैक्स दोस्ती का। फ़िलहाल का मतलब ये है कि टैक्स दोस्ती ब्लॉग पर अगर आप जाएं तो ये चैटबॉट आपसे बात करेगा, और आप इससे व्हाट्सएप पे भी और वैसे ही बात कर सकते हैं। व्हाट एसेट्स, ये जो है ब्लॉग पोस्ट है, जुलाई 3 को हमने स्टार्ट किया था वेल्थ स्टेटमेंट के हवाले से। व्हाट एसेट्स मे और मे नॉट बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स ऑन, तो इसके हवाले से ये सारी बातें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और जितने भी अपडेट्स होंगे वो यहाँ जब आप क्लिक करेंगे, ये जो आर्टिकल आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आर्टिकल के पास आपको डायरेक्टली ले जाएगा। लेकिन मैं अपना कंक्लूजन इससे बता रहा हूँ कि कैपिटल एसेट्स के बारे में बताया गया है, सेक्शन 7E की डेफिनेशन यहाँ पे है। फिर जो एक्सक्लूजन्स हैं वो यहाँ पे सारी एक्सक्लूजन्स की बारे में लिखा हुआ है। फिर ये एक इनिशियल वीडियो थी जब आई थी, और उसमें मैंने कहा था कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी का, वही टैक्सेबल है, बाकी चीज़ें जो मूवेबल हैं जिस तरह एनिमल है, बिजनेस इक्विपमेंट है, बिजनेस कैपिटल है, वो जो है, और फिर सिर्फ रेजिडेंट पे अप्लाई होता है। लेकिन जैसे जैसे मैं सेक्शन को देखता गया हूँ तो मैंने देखा है कि हो सकता है कैश इन हैंड भी जो है वो टैक्सेबल हो जाए। ये कॉलम बता रहा है कि जी टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने जिस कैश इन हैंड की बात की है वो सिर्फ बिज़नेस वाले की बात की है, जो पर्सनल है वो टैक्सेबल हो जाए। और अगर उसने एग्जाम्प्ट होना है तो वो चूँकि मूवेबल एसेट को उन्होंने निकाल दिया है डेफिनेशन में से कैपिटल एसेट, तो इस तरह एक एक आइटम, पर्सनल आइटम्स, हाउस होल्ड इफेक्ट, आपकी वेल्थ स्टैंडर्ड, मोटर व्हीकल के बारे में, इन्वेस्टमेंट, अब ये यहाँ पे 2-3 सिनेरियोज बनते हैं।
इन्वेस्टमेंट इसलिए भी एग्जाम्प्ट हो जाए कि मूवेबल एसेट है, या इसलिए एग्जाम्प्ट हो जाए कि शेयर्स, स्टॉक और सिक्योरिटी एग्जाम्प्ट है, या इसलिए एग्जाम्प्ट हो जाए क्योंकि आप उस पर उसके प्रॉफिट पे टैक्स देते हैं। तो यही बात वहाँ नीचे दोबारा भी की गई है मूवेबल इसके इन्वेस्टमेंट के हवाले से डिफरेंट। लेकिन इसमें बेबूत सर्टिफिकेट्स वाले जो टैक्स डिडक्ट जिस पे नहीं होता, उनके लिए थोड़ा सा वार्निंग है कि उनकी वो जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो कहीं टैक्स में शामिल ना करे। उसी तरह ये कुछ चीज़ों के आंसर लिखने हैं तो फ़िलहाल ब्लैंक है, लेकिन जो है जिस चीज़ का भी आंसर आ गया दोनों तरफ, वो यानी कि टैक्सेबल भी हो सकते हैं और नॉन टैक्सेबल भी हो सकते हैं, दोनों की रीज़न है। और आप कमेंट्स में यहाँ नीचे ब्लॉग पोस्ट में जब लिखेंगे कि यहाँ आप कमेंट दे सकते हैं, तो उसके रिस्पांस में भी जो है ये टेबल में चीज़ें ऐड की जाएंगी। ये जो सारी वीडियो वगैरह है वो अब आप इस ब्लॉग पोस्ट पे यहाँ पे देख रहे हैं, और ये जो सारे पॉइंट्स हैं वीडियो के अंदर जो मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं वो भी यहाँ पे पॉइंट वाइज होंगे, ताकि आपको पता हो कि मेन पॉइंट्स क्या हुए। कंक्लूजन में बता देता हूँ, टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी चैलेंज इन लाहौर हाई कोर्ट। याद रखें कि अखबार वाले जो जनरल कॉमन सेंस होता है, और अगर इस आर्टिकल को आपने पढ़ना है तो यहीं क्लिक करेंगे तो आपको आ जाएगा, अखबार वाले जनरल टर्म्स यूज़ करते हैं। चूँकि कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, या कोई भी अच्छा एडवोकेट हो, वो लीगल टर्म्स पे जाएगा। तो सेक्शन 7E को जो है ना, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं कहा जा रहा, वो कैपिटल एसेट कहा जा रहा है। उसमें से कुछ कैपिटल एसेट्स निकाले जा रहे हैं। मैं जो एक फंडामेंटल बात ये करता हूँ कि यहाँ पे ये जो एंट्री नंबर 50 है, यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्स ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स नॉट इंक्लूडिंग टैक्सेस, और यहाँ ब्रैकेट में लिखा था टैक्सेस ऑन कैपिटल गेन्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो बेसिकली ये जो एंट्री है ये पावर देती है कि मूवेबल और इमूवेबल और मूवेबल दोनों पे टैक्स लगाया जाए। एंट्री नंबर 50 ऑफ पार्ट 1 ऑफ 4th शेड्यूल, और उसमें सिर्फ जो कैपिटल गेन्स थे, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ 832 पे, यानी कैपिटल गेन्स जो थे, ऑन कैपिटल गेन्स, ये वर्ड्स ओमिट किए गए, और आगे जो है ये वर्ड्स ओमिट होना उनसे रह गए। यानी पूरा जुमला था कि टैक्स ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स। इसका मतलब था कि जो पार्लियामेंट है वो इमूवेबल और मूवेबल दोनों प्रॉपर्टी को टैक्स कर सकता था, सवाए नॉट इंक्लूडिंग टैक्सेस ऑन कैपिटल गेन्स। तो यहाँ पे जुमला रुक नहीं सकता था। कैपिटल गेन्स किस चीज़ का? कैपिटल गेन्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी पर। तो 2012 से पहले या 18th अमेंडमेंट से पहले एक केस भी है सुप्रीम कोर्ट का, जहाँ पर कैपिटल गेन हुआ था इमूवेबल प्रॉपर्टी पर, और एक कमिश्नर ने एक जो है टैक्स पेयर पे टैक्स लगा दिया था। तो वो कहा था कि लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी नहीं है कि वो जो कैपिटल गेन्स हो। उसके बाद कैपिटल गेन्स का वर्ड हटा दिया गया, और यहाँ पर सिर्फ रह गया ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब बहुत माजरत के साथ और जो है रिक्वेस्ट के साथ कि ये सिर्फ मेरा इनिशियल आइडिया है कि ये जो जुमला है नॉट इंक्लूडिंग टैक्सेस, तो ऑन कैपिटल गेन्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी का पूरा जुमला 18वीं तरमीम के तहत हटाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सिर्फ जो है कैपिटल गेन्स का वर्ड हटा दिया, ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी का वर्ड रहने दिया, जिसकी इंटरप्रिटेशन अब डॉक्टर इकरामुल हक भी और शबर जैदी साहब भी ये करें कि इसका मतलब ये है कि एसेट्स में इमूवेबल प्रॉपर्टी को निकाल दिया गया, और सिर्फ जो है वो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो अब इमूवेबल प्रॉपर्टी पे टैक्स लगा सकती हैं। मैं कहूँगा कि वेल्थ टैक्स भी लगा हुआ था, और उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन 62 का था, फिर 73 का कॉन्स्टिट्यूशन आया। तो ये जो कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स जिसमें मूवेबल इमूवेबल दोनों हैं, इन पर टैक्सेस लगाने की पावर जो है नेशनल असेंबली पार्लियामेंट के पास शुरू से थी, और यहाँ पर ये जो है ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़ देने से मेरे ख्याल से ये गलती हुई है 18वीं तरमीम में, क्योंकि इनिशली इसका मतलब ये था कि जो कैपिटल गेन्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी है उस पर टैक्स नहीं लगा सकता, लेकिन बाकी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे वो टैक्स लगा सकता है। अब चूंकि वो वर्डिंग ऐसी रह गई नॉट इंक्लूडिंग टैक्सेस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इसको पढ़ के यही लग रहा है कि जी टैक्स ऑन कैपिटल वैल्यू
ऑफ एसेट्स है, हर एक एसेट पे की कैपिटल वैल्यू पे वो टैक्स लगा सकता है, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी पे नहीं लगा सकता। तो कैपिटल वैल्यू टैक्स एक अलग से टैक्स है, इनकम टैक्स अलग है, वेल्थ टैक्स अलग है। तो ये टैक्सेस पहले से आ रहे थे और फेडरेशन ही लगा रही थी। और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर भी अगर आप देखें तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की टैक्सेशन पे कोई बात नहीं हुई। ये सेकंड पॉइंट है कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्सेबल है। तो इस दफ़ा मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप टैक्स ईयर 2022 में टैक्स पे करें। वो काफ़ी ज़्यादा होगा, लाखों में कुछ लोगों के लिए बन जाएगा, लेकिन वो मैनेज करें और पे करें ताकि वो आप पे डिफ़ॉल्ट सरचार्ज 12% और पेनल्टीज़ और आपका ऑडिट वगैरह ना ओपन कर लें, या कम से कम क्वेरीज 122 वगैरह की। और जो भी आपका बन रहा है एक दफ़ा देख लें कि कौन कौन से कैपिटल एसेट्स एक्सक्लूड होते हैं। जो सेक्शन 7E बेनिफिट दे रहा है वो बेनिफिट ले लें, और उसमें भी ख्याल रखें कि बिजनेस एसेट्स और पर्सनल मूवेबल एसेट्स में भी डिफरेंस करें, वो भी एक पॉइंट है। लेकिन यहाँ मैं कहूँगा कि अगर आप जो है 2-3 चीज़ों को देखें तो फेडरल गवर्नमेंट के पास शुरू से 1973 के कानून के मुताबिक जो कहते हैं इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेटर्स या जो इंटेंशन ऑफ द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 था कि जहाँ पे उन्होंने सारी इनकम सवाए एग्रीकल्चर इनकम, इसी तरह कॉरपोरेशंस पे टैक्स, इसी तरह सेल परचेज पे टैक्स था, सर्विस टैक्स को सिर्फ सेपरेट किया गया है। नोट करें इसके अंदर भी टैक्स ऑन सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स इंपोर्टेड, एक्सपोर्टेड, प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर और कंज्यूम में सर्विसेज का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन चूंकि डायनामिक इंटरप्रिटेशन की जाती है और अमेंडमेंट भी जब की जाती है तो डायनामिक होती है। तो इसमें आप सर्विस टैक्स जो सेल्स टैक्स की तरह वाइड स्प्रेड है उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है कि प्रोविंसेस लगाएंगे, यहाँ से निकाल दिया गया। तो इसी तरह ये पावर्स इसके अंदर शुरू से मौजूद थी, और यहाँ पर सिर्फ जो कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी थी उसकी पावर जो है वो नहीं थी उनके पास, वो पावर भी उनको दे दी गई और ये ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी का जुमला छोड़ दिया गया। तो इससे अब या तो ये अज्यूम किया जा सकता है कि उन्होंने जो 18th अमेंडमेंट के बाद है उन्होंने लेजिस्लेटर्स ने एसेट्स में से मूवेबल पर कैपिटल वैल्यू पर छोड़ दिया है और इमूवेबल प्रॉपर्टी पर पावर ले ली गई है, जैसे डॉक्टर इकरामुल हक कह रहे हैं, जैसे वो कह रहे हैं। और उस केस में फिर जो कैपिटल गेन पे भी जो ये सेक्शन 236C है, 236K है, वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो भी चैलेंज होना चाहिए। इसी तरह कैपिटल वैल्यू टैक्स जो है जो प्रॉपर्टी पे लगता है वो भी चैलेंज होना चाहिए। तो इस तरह बहुत कुछ चैलेंज होना चाहिए अगर फेडरेशन या पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है इमूवेबल प्रॉपर्टी। मेरे हिसाब से ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की यहाँ पर गलती है। अब इस गलती को कैसे रेक्टिफाई करेगा, कोर्ट कर सकता है, पार्लियामेंट करेगी, क्योंकि इंटेंशन ये थी कि जितने भी एसेट्स हैं उनमें से किसी एसेट पे भी वक्त पड़ने पर जो पार्लियामेंट है वो टैक्स लॉ बना के उसको टैक्स कर सकती थी। अब वक्त पड़ा है कि लोग जिन्होंने अच्छी वेल्थ स्टेटमेंट में अच्छे एसेट्स बना लिए और एक तरह से मिडिल क्लास या अमीरों की कैटेगरी में आएंगे, वो अपने बाकी लोगों को जो गरीब लोग हैं वो उनके बेनिफिट के लिए अगर वो अपने कुछ शेयर पे करते हैं, टैक्स पे करते हैं, तो ये पावर पार्लियामेंट के पास है। तो मेरी सजेशन ये होगी कि आप टैक्स ईयर 2022 के लिए तो टैक्स पे करें जितना भी आपका बनेगा, और फिर वो रिफ़ंड बन जाएगा अगर रिलीफ मिल जाती है, और 23 तक डेफिनेटली ये मैटर रिजॉल्व हो जाएगा। और ये ऑल्टरनेटिव व्यू है कि टैक्स एंट्री नंबर 50 में टैक्सेस ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स में इमूवेबल प्रॉपर्टी भी शामिल है, और ये जो नॉट इंक्लूडिंग टैक्सेस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी का वर्ड यूज़ किया गया है, ये वर्ड इस तरह हो गया है कि इधर से ये जुमला कैपिटल गेंस के लिए था, कैपिटल गेंस और इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए था। बाकी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है सारी की सारी, जैसे वेल्थ स्टेटमेंट के बेसिस वेल्थ टैक्स भी इसी बेसिस पर लगता था, और इसके अलावा जो है वो जिसको आप कहते हैं कि कॉन्करेंट लिस्ट में भी कोई ऐसी पावर्स जो है वहाँ इमूवेबल एसेट की टैक्सेशन की नहीं दी हुई थी। और कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स पे अब जब इंडियन और सुप्रीम कोर्ट के पुराने केसेस और लाहौर हाई कोर्ट अपना फ़ैसला देगी एंट्री नंबर 50 पे, तो देखना है। तो चलें, इंटरेस्टिंग टाइम है, मैंने आपको सजेशन भी दे दिया है, आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। आप देख रहे थे कि ये पहला चैलेंज है, और हमारे ब्लॉग पोस्ट में यहाँ ये पॉइंट्स जो मेन पॉइंट्स हैं वो लग जाएंगे
वीडियो भी बन जाएगी, नीचे आप अपना कमेंट वगैरह दे सकते हैं। उसके अलावा जो है मुख्तलिफ ब्लॉग पोस्ट वगैरह हैं, और इसी तरह और चेंजेस भी जो आएंगी, और कैपिटल एसेट की डेफिनेशन का टेबल भी यहाँ हम ऐड करेंगे। उसके अलावा आप लोग अपना ओपिनियन यहाँ शेयर कर सकते हैं, और वीडियोस भी ऑब्वियसली लगेंगी। और जो इनिशियल जो सेक्शन है उसको यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, उसकी कैलकुलेशन इस वीडियो में भी मैंने किया है। दोबारा मैं करूँगा फाइनेंस एक्ट से पढ़ के, वो वीडियो भी लगाएंगे 7E की, और वो जो है हमारा जो दूसरा ब्लॉग पोस्ट है उसके ऊपर भी, यानी कि अगर आप फाइनेंस एक्ट फॉलो कर रहे हैं तो फिर ये कंप्लीट टैक्स कमेंट्री ऑन फाइनेंस एक्ट है। और इसी तरह यहाँ पर आपको वीडियो कमेंट्री मिलेगी, और इनकम टैक्स पे डायरेक्टली अगर जंप करना है तो ये लिंक्स हैं। बाकी ये आपकी पहली वीडियो से स्टार्ट होगी, यानी कि वीडियो 1 के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो कवर होगा। और इसी तरह हर एक सेक्शन में जो चेंज हुआ है, कस्टम्स वगैरह, हर एक की अलग वीडियो। तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव जो है ब्लॉग पोस्ट है रिगार्डिंग फाइनेंस एक्ट, और उसमें फाइनेंस एक्ट को भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, बजट को भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इनकम टैक्स के हवाले से अगर आप क्लिक करें तो डायरेक्टली इनकम टैक्स की जो पहला डेफिनेशंस का सेक्शन है वो सारा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया। और वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें टाइम स्टैम्प्स वगैरह भी सब कुछ मौजूद है। मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। आप देख रहे थे हमारी अपडेट ऑन टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसको जनरली कहते हैं, वैसे वो टैक्स ऑन डीम्ड इनकम है, सेक्शन 7E ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। और आपसे नेक्स्ट मुलाकात होती है जब कोई अपडेट इस पे आता है, या फाइनेंस एक्ट की वीडियोस बन रही हैं। आप हमारा वेबसाइट भी मेंबर के तौर पे भी ज्वाइन करें, तो आपको जब जब ब्लॉग पोस्ट लगेगी तब अपडेट्स आ जाएंगी। जब जब जो है न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर ले तो आप फुली अप टू डेट रहेंगे। अपना ख्याल रखें, आपसे जल्द मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।